हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले कक्षा 10 की गणित और कक्षा 10 की गणित पढ़ने वाले कक्षा 10 की गणित अध्याय 1 जिसका नाम है वास्तविक संख्या। जिसका क्या नाम है? वास्तविक संख्या। हम वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ने वाले। आज हमारी टॉपिक है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में हमारी प्रमेय आती है। क्या आती है? हमारी एक प्रमेय आती है। क्या? अंकगणित के आधारभूत प्रमेय। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। भूत प्रमेय जब हमारी क्या है? प्रमेय है। प्रमेय एक क्या है? प्रमेय हमारी एक क्या है? अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। इस प्रमेय एक का नाम है अंकगणित की आधारभूत। ये होती क्या? अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या होती है? अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कहती है यदि कोई भाज्य संख्या है, प्रत्येक भाज्य संख्या को हम उसके एक अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में क्या कर सकते हैं? व्यक्त कर सकते हैं। तो क्या है? प्रत्येक सभी भाज्य संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड सभी भाज्य संख्याओं को एक गुणनफल के रूप में, अभाज्य गुणनफल के रूप में संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। हम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? सभी कोई भी अभाज्य संख्या ले लें, सभी भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। और ये गुणनफल जो होता है बाबू ना, ये गुणनफल क्या होता है? अद्वितीय। यह गुणनफल क्या होता है? अद्वितीय होता है। यह गुणनफल और यह गुणनफल अद्वितीय होता है। भले ही क्या? अभाज्य गुणनफल का क्रम कुछ भी हो, चाहे भले ही यहाँ पे क्या रहेगा? ही अभाज्य गुणनफल का क्रम कुछ भी हो, अभाज्य गुणनफल का क्रम कुछ भी क्रम मैटर नहीं करता, क्रम मायने ही नहीं करता। इसमें क्या है? कोई कह रहे हैं ना, सभी भाज्य संख्याओं को, कोई भी भाज्य संख्या ले लो। क्या ले लो तुम 15 ले लो, लेते 12 लेते हैं। 12 ये भाज्य संख्या, सभी भाज्य संख्या 12 ले लिए। एक तुम ले लेते हैं 20 ले लेते हैं, और एक क्या ले सकते हैं? 60 ले लेते हैं। ये सारी गिनती ले ली। क्या करेंगे? सभी भाज्य संख्या है।
भाज्य संख्या, समझने के नजरिए से सभी भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्या, किसमें अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में लिखना है। अभाज्य संख्या बाबू ये भाज्य संख्या ये स्वयं से कर सकती है और एक से कर सकती है और अन्य सारी गिनतियों से भी कर सकती है। भाई भाज्य संख्या क्या होती है? जो स्वयं और एक के अलावा अन्य किसी और संख्या से विभाजित होती है उसे भाज्य संख्या कहते हैं। और अभाज्य संख्या क्या होती है? जो स्वयं से और एक से ही सिर्फ विभाजित हो, जो स्वयं से और एक से ही विभाजित होती है उसे हम क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या अभाज्य जो किसी और अन्य किसी और संख्या से विभाजित ना हो, अभाज्य संख्या कहलाती है। तो ये 12 बाबू भाज्य संख्या है, ये 2 से भी विभाजित हो रही है, 3 से भी विभाजित हो रही है और 6 से भी विभाजित हो रही है, 4 से भी विभाजित हो रही है। तो इसे कह रहे हैं, इसे क्या करना है? सभी भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या बाबू क्या है? अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में लिखना है। तो 12 को हम अभाज्य संख्या का गुणनफल बनाना है। तो 12 का एलसीएम लेंगे तो क्या इसे क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 3 ऐसे लिख सकते हैं ना। ये 3 दूनी 6 दूनी 12, ये 2 क्या है? अभाज्य संख्या है, 2 क्या है? अभाज्य संख्या, 3 क्या है? अभाज्य संख्या। ये कह रहे हैं कि जो लिखे ना 2 गुणे 3 ये सभी भाज्य संख्या लिया गया। अब यहां से देखना इसे क्या लिख सकते? 2 गुणे 5, 5 दूनी 10 दूनी 20 हो गया। 20 को हम 2 गुणे 5 लिख सकते हैं और 60 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे हुआ क्या? 30 हुआ, फिर 2, फिर हो गया 2, फिर ये क्या हो गया? फिर इसके बाद 3 और 5, 5 के 15, 15 दूनी 30 दूनी 60। तो 60 को हम इस प्रकार से 5 के 15 दूनी 30 दूनी 60 ऐसे लिख सकते हैं। और 20 को क्या लिख सकते हैं? 10 दूनी 20, 3 दूनी 6 दूनी 12 ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे तुम्हें नोटिस क्या करनी है? प्रमेय वो बहुत अंकगणित के आधारभूत प्रमेय बहुत आसान है। सभी भाज्य संख्या, ये सारी भाज्य संख्या लेगी, सभी भाज्य संख्याओं को क्या कह रहे हैं? अभाज्य संख्याओं की। ये बाबू 2 है, 3 है, 5 है, 7 है और क्या है? 11। ये सारी अभाज्य संख्या जो स्वयं और एक से कटती है। कह रहे हैं अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में। और देखो 2 है अभाज्य संख्या, 2 है अभाज्य संख्या, 3 है अभाज्य संख्या। ये पैटर्न बन रहा है। 12 को कैसे लिखा गया? 2 गुणे 3। तो अभाज्य संख्या का गुणनफल किया गया। अभाज्य संख्या का देखो गुणनफल किया गया। यहाँ पे भी देखो 2 गुणे 5, ये भी अभाज्य संख्याओं का क्या है बाबू? गुणनफल ही है ना। अभाज्य संख्याओं का क्या गुणनफल है। और ये भी क्या कह रहा है? ये 2 गुणे 3 गुणे 5, ये भी क्या कह रहा है? अभाज्य संख्याओं का एक गुणनफल बन रहा है। अभाज्य संख्याओं का गुणनफल के रूप में लिखेंगे नहीं, तो 12 को भी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखें और 20 को भी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखे हैं। 60 को भी क्या कह रहे हैं? अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखे हैं। अब फिर इसके बाद कह रहे हैं लिख सकते हैं और यह गुणनफल अद्वितीय होता है। कहते हैं ये गुणनफल क्या होता है? अद्वितीय। इसके जैसा कोई और गुणनफल नहीं होता। इसके जैसा बोले ये जो गुणनफल है ना, ये गुणनफल जो बन रहा है इसके जैसा और गुणनफल नहीं मिलने वाला है। तो ये अद्वितीय होता है, इसके मुकाबले में कोई नहीं। फिर कह रहे हैं भले ही अभाज्य गुणनफल का क्रम क्या है? अभाज्य जो गुणनफल है ना, इसका क्रम कैसे भी हो, पहले 2 हो या पहले 3, इसका मैटर ही नहीं करता। पहले 3 लिखना, पहले 2 लिखना, ये नहीं, कैसे भी लिख दो, कैसे भी क्रम कैसा भी रहे उससे मैटर नहीं करता। लेकिन ये गुणनफल के रूप में हम क्या करते हैं? क्या कह रहे हैं? भले ही अभाज्य गुणनफल का क्रम कुछ भी हो उससे कोई मैटर नहीं करता। हाँ, मैटर कुछ नहीं करता। ये हमारी अंकगणित की आधारभूत प्रमेय है। इस प्रमेय को याद कर लेना बहुत आसान है। एक उदाहरण, तुम्हारा उदाहरण नंबर 1 क्या कहता है? यहाँ पे उदाहरण देखते हैं, उदाहरण क्या कह रहा है? उदाहरण थोड़ा सा पहला वाला बड़ा है। क्या कह रहा है? संख्याओं 4 अंक पर विचार कीजिए। हमारा उदाहरण क्या है? पहला उदाहरण क्या है? संख्याओं
संख्याओं हो गया, संख्या 4 की पावर n पर विचार करने को कह रहे 4 की पावर n पर विचार कीजिए, जहां n एक क्या है, जहां n एक प्राकृत संख्या n क्या है, प्राकृत संख्या है। जांच कीजिए कि क्या क्या जांच करने को कह रहा है, n एक प्राकृत संख्या, जांच कीजिए कि क्या n पर n का कोई भी ऐसा मान है, n का कोई प्राकृत संख्या, कोई ऐसी भी प्राकृत संख्या है, कोई ऐसी प्राकृत संख्या ऐसा मान है जिसके लिए n 4 की पावर n का अंक, 4 की पावर n का अंक क्या कह रहे हैं, 4 की पावर n का अंक शून्य पर समाप्त होता है। 4 की पावर n का अंक जब भी बाबू कोई भी प्रश्न रहेगा जो कहेगा शून्य पर समाप्त हो, शून्य पर समाप्त हो, पहला काम उसे क्या करना है, हल करते समय क्या करना है, लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे, 4 जो भी रहेगा उसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अंकगणित की प्रमेय 1 का अनुसरण करेंगे, प्रमेय 1 से यूज करेंगे। हाँ, क्या लिखेंगे, 4 की पावर n का अभाज्य गुणनखंड, पहला काम यही करना है, अभाज्य गुणनखंड। इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। इसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 गुणे 2। और इसे और क्या लिख सकते हो, इसे लिख सकते हो 2 की पावर 2 और n गुणा करेगा n इसको 2 की पावर 2n हो जाएगा ना, 2 की पावर 2n हो जाएगा। फिर इसे 2 की पावर 2 ऐसे लिख सकते हो ना। अभाज्य गुणनखंड क्या मिल रहा है, 4 की पावर n का अभाज्य गुणनखंड क्या मिल रहा है, 2 की पावर n। तो अगर जो अंक शून्य पर समाप्त होगा, पहला काम ये कर लेना। अब समझो कौन कौन अंक शून्य पर समाप्त होते हैं, कौन कौन अंक शून्य पर समाप्त होंगे, तो जिसके वह अंक शून्य पर समाप्त होंगे जिसका अभाज्य गुणनफल वह अंक शून्य पर समाप्त होंगे, जिसका अभाज्य गुणनफल क्या हो, गुणनखंड क्या हो, 2 गुणे 5 के रूप में 1 2, उसके अभाज्य गुणनखंड में 1 तो 2 होना चाहिए और 1 तो 5 होना चाहिए, 1 तो 2 और 1 तो 5 होना चाहिए। अभाज्य गुणनखंड में 1 तो 2 1 5 होना चाहिए। गुणनखंड जो है उसमें क्या 5 मिल रहा है, अभाज्य गुणनखंड में क्या 5 मिल रहा है। अभी समझने के नजरिए से लो बाबू, क्यों 2 गुणे 5 होना अनिवार्य है। अगर मैं 2 गुणे 5 क्या बनता है, 10 बनता है, 2 गुणे 5 10 बनता है। तो 10 ले लिए, 10 की पावर अगर मैं n कर दूं, ये 10 की पावर n तुम कुछ भी ले लो, वो हमेशा किस पे समाप्त होगी, शून्य पर ही समाप्त होगी। जैसे अगर मैं 10 की पावर क्या कर दूं, 10 की पावर 1 कर दूं, ये शून्य पर ही समाप्त होगी। अगर 10 की पावर मैं 2 कर दूं, 10 की पावर 2 कर दूं, तो इसका क्या होगा, 100 का स्क्वायर बनेगा ना। अगर इसे मैं क्या कर दूं, 10 की पावर क्या कर दूं, 10 की पावर 3 कर दूं, तो ये क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा ना। जब 10 की पावर अगर मैं 4 कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, ये 10,000 हो जाएगा। मतलब जो 10 की पावर होना, 10 की पावर 1 10 की पावर बनना चाहिए। अगर जिसमें बाबू 10 का गुणनखंड रहेगा, 10 बोले तो 10 का गुणनखंड क्या है, 2 गुणे 5, जिसमें 2 गुणे 5 रहेगा वो शून्य पर समाप्त होगा। जैसे 10 बन रहा है, 10 बन रहा है ना, यहाँ से अगर मैं यहाँ पे लिखूं ये 10 बन जाएगा ना, 10 बनेगा, 2 गुणे 5 है, 10 बन गया, 10 बनेगा। बाबू 10 की पावर अगर 1 रहेगी तो क्या होगा, 10 ही आएगा 1। अगर 2 गुणे 5 है, अगर उसकी पावर क्या कर दी जाए, 2 गुणे 5 अगर उसकी पावर 2 कर दी जाए तो ये 10 2 बचे 10 का स्क्वायर क्या होगा बाबू, 100 होगा। मतलब अगर अभाज्य कोई भी संख्या उससे शून्य पर समाप्त करना है तो उसके अभाज्य गुणनखंड में 1 तो 2 होना चाहिए, 1 तो 5 होना चाहिए। अगर ये पैटर्न दे रहा है तो वो शून्य पर समाप्त होगा, अन्यथा वो शून्य पर समाप्त नहीं होगा। तो इसे इसमें लिखेंगे क्या, लिखने का पैटर्न क्या है, लिखेंगे क्या, संख्या 4n की अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 5 के रूप में नहीं है। क्या लिखेंगे, अभाज्य गुणनखंड
2 गुणे 5, 2 गुणे 5 n, 2 गुणे 5 की पावर n के रूप का नहीं है, के रूप का नहीं है। अतः 2 गुणे के रूप का नहीं है, अतः 4 की पावर n किसी भी प्राकृतिक संख्या n के किसी भी मान के n के कोई भी मान के लिए कह रहे 4 की पावर n के किसी भी मान के लिए वो शून्य पर समाप्त, अतः संख्या n लिखते हैं, अतः संख्या 4 की पावर n किसी भी प्राकृतिक संख्या या संख्या 4 की पावर n के किसी भी मान, n के किसी भी मान पर शून्य पर समाप्त नहीं हो, शून्य पर तो नहीं होगा। और इसे इसमें थोड़ा सा परिवर्तन करना चाहिए, ये भी लिख सकते हो, संख्या 4 की पावर n की अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है, 5 नहीं, बहु इसमें 5 नहीं, अगर 5 होता तो काम चल जाता ना, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 दिख रहा है 5 नहीं दिख रहा है, तो क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 5 लिख सकते हो, या अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है। अतः संख्या 4 की पावर n के किसी भी मान पर, शून्य पर क्या होगा, n के किसी भी मान के लिए शून्य पर समाप्त, n के किसी भी मान के लिए शून्य पर समाप्त नहीं होगा। ये हमारा पहला सवाल, ये इतना ही लिखना होगा, ये बहुत और अच्छा सा ये सवाल बनता है। इसमें बच्चे हिंदी के लिए थोड़ा सा दिक्कत में आते, बहुत छोटे में है, ये हो जाएगा। हाँ, अब इसके बाद दूसरा उदाहरण क्या कहता है, दूसरा उदाहरण देखते हैं। उदाहरण 2 क्या है, संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात कीजिए। क्या करें, संख्याओं संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो अभाज्य गुणनखंड से HCF और LCM में क्या करना, ज्ञात करना। पहले सबका जो संख्या दी रहती उसका में क्या करना होगा, HCF और LCM ज्ञात करना, वो अभाज्य गुणनखंड करना होगा। क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड, संख्या दी है 6 दी है और 20 दी है, इसका पहला काम है क्या करना है, इसका अभाज्य गुणनखंड करना है। 6 का क्या अभाज्य गुणनखंड होगा, 2 गुणे 3, और 20 का क्या होगा बाबू, 2 गुणे 5, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, ये अभाज्य गुणनखंड बनता है। इससे हम क्या लिख सकते हैं बाबू, 2 की पावर 2 गुणे में 5 लिख सकते ना, इसे ऐसे ही रहने दें, कहीं कोई और पावर तो बन नहीं रही। अब HCF लिखते हैं, HCF किसका, 6 और 5 का लिखेंगे, 6 और 20 का, 6 और 20। HCF लिखते समय हम एक चीज को ध्यान में रखेंगे, HCF लिखते समय इसमें दोनों का अभाज्य गुणनखंड देखेंगे, दोनों का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड देखेंगे। अभाज्य गुणनखंड में देखेंगे उसमें कॉमन क्या दिख रहा है,
दोनों के अभाज्य गुणनखंड में कॉमन क्या दिख रहा है, 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, इसमें भी 2 है इसमें भी 2 है। क्या और कोई चीज कॉमन मिली? अभाज्य गुणनखंड में कोई और चीज कॉमन दिख रही है? नहीं दिख रही। 2 और 5 दोनों, इसमें 2 दिख रहा है और इसमें भी 2। HCF में ध्यान में रख, HCF करते समय हम ध्यान में रखेंगे जो कॉमन है दोनों में, दोनों के अभाज्य सभी जो संख्या की सभी संख्या के अभाज्य गुणनखंड में जो कॉमन रहेगा, जो कॉमन रहेगा, इसमें 2 कॉमन है ना, जो कॉमन रहेगा उसमें उसकी सबसे छोटी घात, इसकी सबसे छोटी घात क्या है? 2। इसमें कॉमन क्या दिख रहा है? 2। 2 के सबसे, इसमें से सबसे छोटी घात किसकी है? इस वाले 2 की ना। ये तो 2 और 2 दोनों में ये 2 कॉमन दिख रहा है, अभाज्य गुणनखंड में 2 कॉमन दिख रहा है, और इसकी सबसे छोटी घात क्या है? कॉमन में सबसे छोटी घात क्या है? 2 की पावर 1। तो जो सबसे छोटी घात रहेगी वही अपना HCF में लिखा जाएगा। सबसे छोटी HCF में सबसे छोटी घात लिखी जाती है। उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड के उभयनिष्ठ की सबसे छोटी घात HCF में लिखी जाती है। तो ये चीज हमें ध्यान में रखना है, HCF में सबसे छोटी घात, तो ये सबसे छोटी घात 2 है, तो इसका HCF क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और LCM कैसे लिखते हैं? LCM 6 और किसका? 20 का। अब LCM लिखते समय क्या करेंगे? जो उभयनिष्ठ है, जो उभयनिष्ठ है वो लिखेंगे और सारा और सभी को लिखेंगे। क्या है? जो उभयनिष्ठ उसमें सबसे बड़ी घात। उभयनिष्ठ LCM निकालते समय क्या करेंगे? जो सबसे उभयनिष्ठ उसकी सबसे बड़ी घात वाले को लिखेंगे। इसमें 2 और 2 क्या है? उभयनिष्ठ है ना, इसमें सबसे बड़ी वाली घात क्या है? 2 की पावर 2। तो इसमें क्या लिखेंगे बाबू? पहले जो उभयनिष्ठ उसे लिखते हैं 2, और इसकी सबसे बड़ी घात LCM में सबसे बड़ी घात लिखी जाती है उभयनिष्ठ में। सबसे बड़ी घात क्या है? 2, तो इसकी सबसे बड़ी घात लिखेंगे। फिर उसके बाद जो बच रहा है, जो गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड का जो अवयव बच रहा है ना, इसमें 3 बच रहा है और इसमें 5, उसे फिर लिखेंगे। इसमें 3 बच रहा है तो 3 लिखेंगे, और गुणा करके इसमें 5 बच रहा है वो लिख लेंगे। जो बचा हुआ है उसके बाद पहले उभयनिष्ठ गुणनखंड लिखेंगे जो बड़ी पावर वाली रहेगी LCM में, फिर जो बचा हुआ है उसमें क्या करेंगे? उसे उतार लेंगे। अब ये क्या हो जाएगा बाबू? ये 4 है ना, 5 3 15, 15 चौकी क्या होता है? 60। तो इसका LCM क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। HCF अपना 20 आया है और LCM इसका क्या आया है? 60 आया है। अब आगे क्या करते हैं? एक फार्मूला लेते हैं HCF LCM और कोई 2 संख्या, किन्हीं 2 धनात्मक पूर्णांक A और B के लिए लेते हैं, कोई एक फार्मूला लेते हैं। हाँ, एक फार्मूला है किन्हीं 2 A और B के लिए, A और B के लिए एक फार्मूला हमें याद करना है। किन्हीं 2 धनात्मक पूर्णांक A और B के लिए हमें एक फार्मूला याद करना है। LCM HCF और उस जो पूर्णांक उसमें क्या संबंध बनता है? तो अपना संबंध क्या बाबू बनता है? HCF किसका? A और B का। A B का HCF निकालेंगे और LCM से क्या, और उसका LCM भी निकालेंगे। LCM किसका? A B का, A गामा B। फिर इसके बाद क्या करेंगे? HCF निकालिए, LCM निकालिए, दोनों का गुणनफल, HCF LCM का गुणनफल। HCF जो संख्या जो पूर्णांक A और B जो पूर्णांक रहेगा उसका HCF और LCM निकालिए। HCF का गुणनफल और LCM का गुणनफल उस संख्या के गुणनफल के क्या होगा? उस संख्या के गुणनफल के बराबर होगा। क्या करेंगे? कोई संख्या, 2 संख्या ले, 2 संख्या के लिए 2 संख्या लेंगे, 3 संख्या के लिए ये फार्मूला यूज नहीं होगा, 3 4, सिर्फ 2 संख्या के लिए, किन्हीं 2 संख्या के लिए 2 संख्या लेनी है A और B लिए, उनका गुणनफल जो होगा उन्हीं के HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होगा। अपना इसी पे हम देखते हैं, शायद आपको समझ में आया होगा, ये फार्मूला आपको शायद समझ में आया होगा।
अब इसमें क्या कह रहे हैं, एक उदाहरण बनता है, क्या कह रहा है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, क्या कह रहा है, उदाहरण 3, कह रहे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF उदाहरण 3 हमारा क्या कह रहा है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए। पहले HCF ज्ञात करते हैं, कह रहे 96 अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, पहले अभाज्य गुणनखंड करते हैं, किसका, 96 का अभाज्य गुणनखंड और 404 का भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे। पहले ये 404 2 से कटेगा, कितना हो जाएगा, 202, फिर ये 202 से कटेगा, फिर आ जाएगा 101, 101 किसी का गुणनखंड, ये स्वयं से कटेगा। अगर मैं इसे एलसीएम का यूज करके करूं, 96, ये 2 से कटेगा, कितना हो जाएगा, पहले ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 8, 16 हो गया, फिर 2 से कटेगा, कितना, ये 2 और ये 4, 2 से कटेगा, ये हो जाएगा 12, 2 से कटेगा, कितना हो जाएगा, 6 कटेगा, कितना हो जाएगा, 3, फिर ये 2 से कटेगा, कितना हो जाएगा, 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, दूनी 12, दूनी 24, 24 दूनी 48, 48 दूनी कितना होता है, 96, 48 दूना कितना होता है, 96। ये क्या आ गया, इसका अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 देखो क्या है, यही इसका यही कर देना, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, 5 बार 2 1 बार 3। और जब इसे 101 को क्या करेंगे, 404, इसे पहले 2 से काटेंगे, 202 हो जाएगा, फिर इसे 2 से काटेंगे, 101 हो जाएगा। ये 101 किसी से नहीं कटेगा, तब ये स्वयं से कटेगा, 101 स्वयं से काटेंगे, ये एक बार में समाप्त हो जाएगा। ये इस प्रकार से फिर यहाँ पे लिख लिया गया। अब इसमें कॉमन क्या मिलेगा बाबू, इससे और क्या लिख सकते हैं, इससे क्या लिख सकते हैं, कितनी बार 2 मिल रहा है, 5 बार, तो क्या लिखेंगे, 2 की पावर 5। अब ये 3 अकेले 3 लिख लेंगे। अब यहाँ पे क्या है, ये 2 बार 2 मिल रहा है, क्या लिखेंगे यहाँ पे, 2 की पावर 2 गुणे में 101। पहले कहा है HCF ज्ञात करो, पहले कहा कि HCF क्या है, का HCF ज्ञात करो, पहले HCF अभाज्य गुणनखंड से HCF ज्ञात करते हैं, इसका 96, 404। HCF कैसे ज्ञात होता है बाबू, HCF कैसे ज्ञात करते हैं, HCF का क्या पैटर्न है, जो उभयनिष्ठ है, क्या उभयनिष्ठ है, 2, जो उभयनिष्ठ है उसकी सबसे छोटी वाली घात लेते हैं, उभयनिष्ठ की सबसे छोटी, इस ये उभयनिष्ठ है ना, उभयनिष्ठ की कौन सी घात लेना है, 2, तो इसकी घात कितनी, 2 की पावर 2, कितना हो जाएगा, HCF कितना आएगा, 4। कह रहा HCF ज्ञात कीजिए, HCF ज्ञात कीजिए, फिर जब ऐसा और फिर करके सवाल है, और फिर इनका एलसीएम ज्ञात करें, कह रहे फार्मूले का यूज करके एलसीएम ज्ञात करें। जो फार्मूला है तुम्हारे पास, पहले दोनों क्या, कौन सा फार्मूला यूज करना है, HCF गुणे एलसीएम, क्या था, HCF हमारे पास सूत्र था ना, सूत्र क्या था, सूत्र का यूज करने होगा, कह रहे HCF किसका, 96 और 404 का एलसीएम, फिर क्या था, LCM। इस फार्मूले का यूज जब करें और फिर करके सवाल करें, तब हम इस फार्मूले का क्या करेंगे, यूज करेंगे। अगर नहीं तो ऐसा रहता है HCF और LCM जाते डायरेक्ट उसी वाले पैटर्न से क्या करते हैं, कर लेते, गुणे में क्या, A गुणे B हो जाएगा। अच्छा, इसका HCF कितना है, इसका HCF कितना है बाबू, ये फार्मूला बना था ना, और यहाँ पे कितना, A और B, ये A B वाला फार्मूला बना हुआ था ना, यहाँ पे अब एक बार फार्मूला लिखते हैं, काम करते हैं, ये फार्मूला बना हुआ था ना, अब यहाँ पे HCF रखेंगे, HCF इसका 96 404, और यहाँ पे क्या रखेंगे, LCM कितना, 96 404, ये कितना, 96 404, 96 गुणे 404, गुणा मत करना, वो HCF हमें कितना मिल चुका, 4 मिल चुका, 4 यहाँ पे लिखेंगे,
ये देखो HCF पूरे का कितना है 4 आया ना, 4 यहाँ पे लिख लेते, यहाँ से देखो 4 कहाँ से है, यहाँ से, ये पूरे बराबर 4 यहाँ पे लिखते हैं और LCM लिखते हैं, LCM 96, 404 बराबर कितना है 96 गुणे 404। तो वो 404 यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे गुणा कर रहा है, यहाँ पे जाएगा तो भाग करेगा, क्या हो जाएगा LCM क्या हो जाएगा अपना, LCM किसका 96, 404, यहाँ पे 404 यहाँ पे आकर क्या करेगा भाग करेगा, 96 गुणे 404, ये 4 आएगा भाग करेगा, ये 4 जो 404 को कितनी बार में काटेगा 101 बार में, कितने बार में 101 बार में। एलसीएम अपना क्या हो जाएगा एलसीएम 96 404 का एलसीएम क्या हो जाएगा 96 गुणे 101, 96 कम बहु गुणा कराएंगे, इसका गुणा कराएंगे एलसीएम गुणा कराएंगे क्या होगा 96 कम 96 का 6 हासिल लेकर 96 जीरो जाएगा नहीं, जीरो आ जाएगा, फिर हासिल लो, फिर 96 गुणा कराएंगे 96 पूरा आ जाएगा। एलसीएम कितना आ गया हमारा, एलसीएम आ गया 96 और एचसीएफ क्या है 4, एचसीएफ अपना क्या है 4, ये कर लो हाँ, शायद समझ में आया होगा। अब अगला उदाहरण क्या कहता है, अगला उदाहरण क्या कहता है भाई, कह रहे संख्या, क्या कह रहे हैं संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने को कहा। तो डायरेक्ट पहले एचसीएफ निकालते हैं, इसका क्या है पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे और क्या है 120, इसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा 2 गुणे 3 और इसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा ऐसे कर लेना बाबू, 2 से काटेंगे पहले कितना ये 3 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा, 36 दूनी 72 होता है, फिर ये 2 से काटेगा कितना हो जाएगा 1 और 8 18 हो जाएगा, फिर ये 2 से काटेगा कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर ये 3 से काटेगा 1 आ जाएगा। तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 3 गुणे 3 क्या हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 ये हो गया। और 120 का क्या हो जाएगा 120 का देखते हैं, 2 से कटेगा 60 हो जाएगा, फिर 2 से कटेगा 30 हो जाएगा, फिर 2 से कटेगा 15 हो जाएगा, 3 से कटेगा 5 हो जाएगा, फिर 5 से कटेगा। इसका अभाज्य गुणनखंड क्या है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 3 गुणे 5 क्या हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। अब यहाँ से देखेंगे अगर इसकी कितनी घातें बन रही है, 2 कितनी बार आ रहा है 3 बार, तो क्या लिखेंगे 2 की पावर 3 और 3 कितनी बार आ रहा है 2 बार आ रहा है, तो गुणे में 3 की पावर 2, यहाँ पे वो 2 कितनी बार आ रहा है 3 बार, तो क्या लिखेंगे 2 की पावर 3, यहाँ पे 3 गुणे 5 लिखेंगे, ये अपना अभाज्य गुणनखंड बनेगा, संख्याओं को क्या बनेगा अभाज्य गुणनखंड। क्या है पहले एचसीएफ ज्ञात करो, किसका तीनों का एचसीएफ कौन कौन सा है 6 है 72 है और 120 है। इसका HCF क्या होगा, HCF का पैटर्न क्या बाबू, जो उभयनिष्ठ है जो क्या है कॉमन है उसकी सबसे छोटी घात लेंगे। अब वो कॉमन क्या दिख रहा है, इसमें भी देखो इसमें भी 2 है, इसके अभाज्य गुणनखंड में भी 2 है, इसके अभाज्य गुणनखंड में भी क्या है 2 है। कह रहे जो कॉमन है उसकी सबसे छोटी घात ले रहे हैं, इसकी घात कितनी है, इसकी घात कितनी 1 है, सबसे छोटी घात कितनी 1 और इसकी घात कितनी 3 और इसकी घात कितनी। एचसीएफ करते समय जो उभयनिष्ठ रहेगा उसकी सबसे छोटी घात लिखी जाती है। तो 2 कॉमन है तो इसकी सबसे छोटी घात क्या है 1, तो क्या लिखेंगे 2। और देखो क्या इसके अलावा और एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, देखो यहाँ पे 3 मिल रहा है, इसमें भी 3 है हाँ 3 है, इसमें भी 3 है हाँ 3 है, तो 3 भी क्या मिल रहा है उभयनिष्ठ है, 3 भी क्या है कॉमन है, 3 भी क्या है कॉमन है। कॉमन जब उभयनिष्ठ हो गए कॉमन हो गए तो इसमें सबसे छोटी घात क्या आ रही है 3 की पावर सबसे 1 है, इसकी भी पावर 1 है, इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 1, तो सबसे छोटी घात के लिखने के लिए हम क्या करेंगे 3 ही, हमारी गिनती क्या होगी सबसे छोटी घात 1 ही है, तो क्या लिखेंगे सिर्फ 3। तो HCF कितना आ जाएगा अपना 6 आ जाएगा। LCM कैसे होगा LCM 6 72
120। एलसीएम क्या होगा बाबू? जो उभयनिष्ठ की सबसे बड़ी घात लेना है और जो बचा हुआ है वो क्या लेना है? उभयनिष्ठ। जो उभयनिष्ठ है ये उभयनिष्ठ, दो उभयनिष्ठ कह रहे जो उभयनिष्ठ है उसकी सबसे बड़ी वाली घात। सबसे बड़ी वाली घात क्या है? 3। तो सबसे बड़ी वाली घात लेना। एक तो ये उभयनिष्ठ था और दूसरा क्या उभयनिष्ठ है? और दूसरा उभयनिष्ठ है बाबू 3। अब कह रहे 3 उभयनिष्ठ है तो 3 की भी सबसे बड़ी वाली घात। इसमें सब एक सबसे छोटी है, 2 है इसमें और यहाँ पे 1 है। तो सबसे बड़ी घात क्या है? 3 की सबसे बड़ी घात वो क्या है? 2 है। तो हमें यहाँ पे 2 लेना होगा। और कोई बचा हुआ बाबू देखेंगे 2 3 हो गया, 2 3 हो गया और 2 3 हो गया। इसके अलावा 5 बचा है तो 5 भी उतार लेंगे। इसके बाद क्या करेंगे? इसका गुणा करा देंगे। ये कितना होता है? 8 का क्यूब, 2 का क्यूब क्या होता है? 8 होता है। और ये कितना होता है? 3 का स्क्वायर कितना है? 9 होता है गुणे 5। इसका अगर हम गुणा कराएंगे कितना हो जाएगा? जो आएगा भाई अपना क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। और देखो 8 पचे क्या होता है? 40। 8 पचे 40 होता है। 8 पचे 40 लिख सकते हैं ना? 40 गुणे 9 9 चौको 36 होता है। 9 चौको क्या होता है? 9 चौको बाबू होता क्या? 36। 9 चौको हो जाएगा 36। वो 1 0 तो 360 हो जाएगा। इसका गुणनफल कितना आएगा? इसका गुणनफल पूरा टोटल कितना आएगा? 360। कितना? 360। तो 8 पचे 40, 8 पचे 40 हो गया। 40 पूरा 40 लेंगे, 9 से गुणा करेंगे। 9 चौके 36, 36 1 0 36 360। हमारा एलसीएम कितना आएगा? 360 और एचसीएफ कितना आएगा? तीनों संख्या का 6 आएगा। शायद ये भी उदाहरण आपको समझ में आया होगा। चलिए अगली क्लास, अगले लेक्चर में हम प्रश्नावली करेंगे।